KSA सऊदी साइबर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। आज की इस वीडियो में हम आपको इंतहाई अहम मालूमात शेयर करेंगे जो कि आपके बिजनेस के लिए अहम हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी साइबर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल के ऊपर। आज का दौर जहां की हर चीज डिजिटलाइज हो गई है और लोगों का पर्सनल डेटा कंप्यूटर से क्लाउड पर शिफ्ट हो गया है। तो इस सूरत हाल में साइबर सिक्योरिटी के अटैक और डेटा ब्रीचेस के रिस्क को अवॉइड करने के लिए सऊदी अरब ने एक रोबस्ट सिक्योरिटी सिस्टम बनाया है। इस स्ट्रैटेजी में ये हर तरह के रिस्क और अटैक को हैंडल कर रहे हैं और इसकी ब्रीचेस पर सजा का भी तयन किया गया है। तो मुल्क में जाने या काम करने के लिए इसके साइबर सिक्योरिटी लॉ को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं। अगर हम पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट एंटिटीज की बात करें या उनके एफिलिएट्स की बात करें तो वो कौन से लॉ के साथ कंप्लाई करेंगी, दैट इज द साइबर क्राइम लॉ। और जो कंट्रोल्स एनसीए ने बताए हैं, सऊदी अरब के नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी ने, उनके साथ कंप्लाई करेंगे। और उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट का कोई अपना मैंडेट या फ्रेमवर्क बनता है तो गवर्नमेंट एंटिटीज उसके साथ भी कंप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, वैसे जनरली तो वो साइबर क्राइम लॉ, द कंट्रोल्स और गवर्नमेंट उनके साथ डील करेंगी, कंप्लाई करेंगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई अपना मैंडेट या फ्रेमवर्क बनाती है रिगार्डिंग द साइबर सिक्योरिटी तो वो उसके साथ भी कंप्लाई करेंगी, उसको फॉलो अप करेंगी। बिकॉज यूजली जो साइबर क्राइम लॉ और जो कंट्रोल्स हैं वो होती हैं टू प्रोटेक्ट द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, कि कंट्री को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी डिफेंस, उसकी सिक्योरिटी को रिलेटेड। लेकिन यूजली सॉरी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग हैक करते हैं या आपके अकाउंट्स या आपके जो डेटा हैक करते हैं, द पर्पस इज नॉट जस्ट टू गेट योर सीक्रेट्स, कंट्री सीक्रेट्स या नेशनल, आपको अटैक नहीं करते, बट दे ऑल्सो वॉन्ट टू स्टील समथिंग फ्रॉम योर कंट्री। कोई प्रॉपर्टी, कोई पैसे, कोई अकाउंट हैक कर रहा है तो पैसे ले रहा है, तो उसके लिए उन्होंने एक सामा के नाम से एक अथॉरिटी बनाई है, विच स्टैंड्स फॉर सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी। मॉनेटरी का मतलब ही होता है, इट इज द सिनोनिम फॉर फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंशियल तरीकों से। तो इस वजह से उन्होंने इन केस के, अगर कोई मॉनेटरी तौर पर भी मुल्क को नुकसान पहुंचाता है बाय हैकिंग देयर सिस्टम और अटेम्प्ट्स अ साइबर क्राइम, तो उसके लिए उन्होंने ये सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी भी बनाई है कि आप इसके लॉस को भी फॉलो करेंगे, दूसरे लॉस के साथ साथ जो गवर्नमेंट एंटिटीज हैं। ठीक है, उसके बाद वाइट पेपर की बात हुई है। नाउ वाइट पेपर इज जस्ट लाइक अ नोटिस बोर्ड। जैसे हमारे स्कूल्स में, हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर, व्हेन समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सो दे पुट इट ऑन द नोटिस बोर्ड कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये डेडलाइंस है। हमारी हर बात नोटिस बोर्ड पर नहीं होती, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जैसे कोई डेडलाइन आ गई या कोई चीज आ गई, इस तरह के अलार्म्स जो हैं वो हमारे बोर्ड पर होते हैं। तो वाइट पेपर इज अ काइंड ऑफ नोटिस बोर्ड अंडर द सऊदी किंगडम, जिसमें जो भी अलार्मिंग सिचुएशन होती है, जो खतरनाक या कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड सिचुएशन होती है, वो व्हाइट पेपर पर लिख दी जाती है। तो उन्होंने कहा है कि वो सिक्योरिटी कंट्रोल्स या वो साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो व्हाइट पेपर में लिस्टेड हैं, उस दोज आर द मिनिमम स्टैंडर्ड्स। मतलब उस उन स्टैंडर्ड्स के साथ हर ऑर्गेनाइजेशन ने कंप्लाई करना ही करना है। पिछली स्लाइड में दे जस्ट टॉक्ड जनरली अबाउट कि लॉ कौन सा लगेगा, साइबर क्राइम लॉ। देन दे टॉक्ड अबाउट द कंट्रोल्स, के कंट्रोल्स कौन से होंगे, एनसीए वाले कंट्रोल्स, नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी के कंट्रोल्स। और फिर उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का कोई मैंडेट है वो, एंड देन दे टॉक्ड अबाउट सामा के मॉनेटरी, उससे उस लिहाज से आप किसको फॉलो करेंगे। बट फिर इन्होंने अगली ही स्लाइड में दे टॉक्ड अबाउट द वाइट पेपर, कि अगर व्हाइट पेपर में भी कुछ मेंशन है, बिकॉज वो उस सूरत में लगाया जाता है कि दे टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ अ थिंग, कि ये सूरत हाल कितनी इंपॉर्टेंस है। जस्ट लाइक हमारे शेयर पॉइंट पे कुछ ऐसे फोल्डर्स होते हैं जहां प्रायोरिटाइज फाइल्स के नाम से होते हैं कि इनको हर सूरत करना है, तो व्हाइट पेपर में भी ऐसी ही चीजें आती हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो रेलिवेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो व्हाइट पेपर के अंदर प्रेजेंट कंट्रोल्स जो लिस्टेड हैं उनके साथ भी कंप्लाई करेंगे। फिर दे टॉक्ड अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि ये है कि क्योंकि उन्होंने बताया कि व्हाइट पेपर में 114 कंट्रोल्स हैं। ठीक है, और डोमेन्स जो है वो 5 हैं और सब डोमेन्स 29 है। तो इट मीन्स कि हर कंट्रोल हर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अप्लाई नहीं हो। द कंट्रोल्स इन द व्हाइट पेपर की बहुत सारे कंट्रोल्स हैं, 114 कंट्रोल हैं, जाते वो सब डोमेन्स में, लेकिन it depends upon the nature of the business activities the organizations are carrying out, तो उसके अकॉर्डिंग दे विल एक्ट। ठीक है, वो जो उनके समझ में आएगा वो वाला अपनाएंगी, जो उनके साथ लिंक नहीं कर रहा वो उस कंट्रोल को इग्नोर कर देंगी। एंड
लास्टली इस थर्ड पॉइंट में दे टॉक्ड अबाउट द अनसर्टेनिटी विद द कंप्लायंस। उन्होंने कहा है कि अब इस वजह से, क्योंकि अब ये ऑर्गेनाइजेशंस की विल के ऊपर होता है कि वो बताएं कि अच्छा मेरे से लिंक नहीं कर रहा, मैंने इस वजह से नहीं किया, मैंने इस वजह से कंप्लाई नहीं किया कि ये मेरे डोमेन में नहीं आ रहा। तो इस वजह से बहुत सारी अनसर्टेनिटी क्रिएट हो जाती है, क्योंकि अगर एक अथॉरिटी खुद से जारी कर रही है कंट्रोल, तो वो तो सर्टन होता है कि भाई इसने सही दिया होगा। अगर ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर ये बात आ जाती है कि वो बताएं लोगों को कि हमारे डोमेन में आ रहा है नहीं आ रहा, तो इससे ये भी हो सकता है कि बाज़ दफ़ा हो सकता है वो झूठ भी बोल दें कि हमने इसलिए कंप्लाई नहीं किया। पेनल्टी से बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ऐसे भी कर सकती हैं कि बोलें कि ये तो हमारे रेलिवेंट ही नहीं था, इस वजह से हमने इस लॉ के साथ कंप्लाई नहीं किया। तो दैट्स व्हाई दे टॉक्ड अबाउट द अनसर्टेनिटी विद द कंप्लायंस ऑफ द एनसीए, कि अभी भी उसमें अनसर्टेनिटी है कुछ कंट्रोल्स में, कुछ कंट्रोल्स या कुछ रूल्स से रिलेटेड। फिर व्हाइट पेपर की एक और यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि जो कंट्रोल्स व्हाइट पेपर में दिए हुए हैं, दे हैव न्यूमरस स्टेप्स जो ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो कर सकती हैं, ठीक है, दिस इज नॉट वन स्टेप। और फिर उन्होंने बताया कि व्हाइट पेपर के अंदर जो कंट्रोल्स हैं उन्होंने डिवाइड कर दिए उनको, बिकॉज दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस टू अंडरस्टैंड। बिकॉज देखिए, उन्होंने साइबर सिक्योरिटी गवर्नेंस के नाम से एक अलग डिवीजन कर दिया है, फिर डिफेंस की, फिर रेजिलियंस की, थर्ड पार्टी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब से रिलेटेड उन्होंने अलग अलग एक डिवीजन कर दिए कि जो इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, गवर्नेंस के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस आ रही हैं उन पर ये रिक्वायरमेंट्स होंगी एप्लीकेबल, डिफेंस के अंदर जो भी आ रही है उन पर ये होगी। उसके बाद दे सेड कि जो साइबर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन बात करते हैं, तो वी टॉक अबाउट द आईसीटी एंड आईटी फंक्शंस। तो वो कह रहे हैं कि मुल्क का जो आईटी फंक्शन है दैट इज डिफरेंट, आप उससे रिगार्डिंग, उससे अलग, उससे इंडिपेंडेंट भी एक एडमिनिस्ट्रेशन बनाएंगे साइबर सिक्योरिटी की, क्योंकि जो आईटी होता है उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी में साइबर क्राइम से डील करते हुए सारी चीजें होंगी, तो आपने उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अलग रखनी है। और फिर जो चेयरमैन या सुपरवाइजरी होगा उस एडमिनिस्ट्रेशन का, वो कोई सऊदी नेशनल होना चाहिए। आप किसी बाहर के बंदे को अपने मुल्क में, चाहे वो कितना भी कॉम्पिटेंट हो, कितना ही उस फील्ड में मास्टर हो, आप बाहर से कोई भी बंदा अपनी साइबर सिक्योरिटी के लिए नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी कंट्री के सीक्रेट्स होते हैं, आपकी कंट्री के एसेट्स कहाँ कहाँ इन्वेस्ट हुए हैं, वो सारी बातें उसके अंदर होती हैं। सो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू appoint a person who is not a Saudi national as a administrator of the cyber security control. Then they talked about कि जी जो cyber security operations हैं या जो services हैं that are performed by third party। अब यूजुअली तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मुल्क का जो काम होता है वो आउटसोर्स कर देते हैं जहां पर लेबर सस्ता होता है। तो जब आप आउटसोर्स करते हो अपना काम टू अ थर्ड पार्टी, तो जाहिर है उस थर्ड पार्टी की लोकेशन शो होती है कि ये बंदा कहाँ बैठकर काम कर रहा है। लेकिन बड़े लेवल्स पर ये होता है कि आप कभी कभी काम अपना किसी और मुल्क में आउटसोर्स करते हो जहाँ आपको लगता है कि काम सस्ते में हो जाएगा या लेबर सस्ता है वहां पर। तो उन्होंने कहा है कि इन केस अगर आप अपना साइबर सिक्योरिटी का काम किसी ट्रस्टेड बंदे से, हो सकता है वो सऊदी नेशनल हो लेकिन वो किसी और मुल्क में रहता हो, किसी थर्ड पार्टी को आप दे रहे हैं, तो आपने लोकेशन जो है ना, वो आपने सऊदी की ही डालनी है। आपने वो लोकेशन प्रोवाइड करनी है फ्रॉम द केएसए, क्योंकि बहुत बड़े जैमर्स और बहुत बड़े सिस्टम्स होते हैं जिससे आप ये दिखा देते हो कि बेशक बंदा बाहर काम कर रहा हो, लेकिन आप दिखा देते हो कि नहीं ये पाकिस्तान में या ये सऊदीया में ही काम कर रहा है। तो उन्होंने ये बताया कि इन केस अगर आप किसी को रिमोट एक्सेस दे देते हो टू अ थर्ड पार्टी टू डू योर वर्क या टू हैंडल योर सिक्योरिटी कंट्रोल्स, तो आपने लोकेशन उसको केएसए की ही देनी है, क्योंकि किंगडम ऑफ सऊदी अरब के अंदर से ही काम कर रहा है। देन गवर्नमेंट मैंडेट। अच्छा, जैसे मैंने पहले बताया था, गवर्नमेंट के कुछ मैंडेट्स होते हैं, कुछ उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो वो चाहते हैं कि स्पेसिफिकली गवर्नमेंट एंटिटीज जो हैं वो फॉलो करें, ठीक है। कभी कभी इन्होंने यहाँ पर लिखा कि अगर गवर्नमेंट मैंडेट ये स्टैब्लिश कर देता है कि गवर्नमेंट एंटिटीज को एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोग्राम स्टार्ट करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए, जिसके अंदर ये सारे सिक्योरिटी पॉलिसीज क्या होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये सब इंक्लूड हो। फिर जो आपकी सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन एक्सेस है, ये सारी चीजें बनानी चाहिए। तो फिर इन दैट केस द गवर्नमेंट एंटिटीज, ओनली द गवर्नमेंट एंटिटीज, नो प्राइवेट कंपनी, नो प्राइवेट एंटिटी विल डेवलप इट, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट एंटिटीज उस सबको फॉलो करेंगी एंड दे विल मेक अ डेवलप अ प्रोग्राम। उसके बाद प्राइवेट एंटिटीज प्रोवाइडिंग क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइवेट एंटिटीज इट मींस दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट कंट्रोल, ठीक है। बहुत कम ऐसे लॉज होते हैं जिनसे वो कंप्लाई करती हैं, बट वो एक इंडिपेंडेंट लीगल बॉडी होती हैं जो कि उनका, क्योंकि वी नो कि जो कॉर्पोरेट बॉडीज होती हैं उनके अपने लॉज होते हैं,
ठीक है, एंड दे आर सब्जेक्टेड टू दोज लॉज, और गवर्नमेंट ने उनको पूरी इजाजत दी होती है। जैसे प्रोविंसेस भी ऑटोनमस बॉडीज होती हैं, हर प्रोविंस अपना लॉ बनाता है, सिंध ने अपना बनाया है, पंजाब ने अपना बनाया, तो कोई एक दूसरे के लॉ में इंटरफेयर नहीं करता और हर लॉ सुप्रीम है अपने अपने इलाके के लिए। इसी तरह कॉर्पोरेट बॉडीज को भी ये होती है, इजाजत होती है कि वो अपने खुद लॉज बनाए और वो बाइंड करें उन लॉज से। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो प्राइवेट एंटिटीज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उन्होंने इसको क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम दिया, बिकॉज क्योंकि अब गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर रही, वो अपनी लॉज खुद बना रहे हैं। तो क्रिटिकल इस वजह से कि अगर उनके लॉज में कोई वायलेशन होती है या कोई लॉस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो दैट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द नेशनल डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। कंट्री की इकोनॉमी को नुकसान होगा, नेशनल कैपेबिलिटीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने कहा है कि व्हाइट पेपर में या इनको क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बताया गया, क्योंकि बहुत ही नाजुक सूरत हाल से गुजरे होते हैं, क्योंकि ना वो गवर्नमेंट की बात सुनते हैं, उनके अपने लॉज होते हैं। तो अगर उसमें कोई वायलेशन हो जाती है तो दैट विल बी प्रॉब्लमैटिक फॉर द होल कंट्री एंड इट्स इकोनॉमी। तो इसलिए उनको समझाने के लिए द सऊदी गवर्नमेंट हैज मेड देम कंप्लाई विद द साइबर क्राइम लॉ एंड द कंट्रोल्स। उन्होंने कहा है कि आपको भी साइबर क्राइम लॉ से कंप्लाई करना पड़ेगा एंड द कंट्रोल्स, जो कि एक गवर्नमेंट की बॉडी है एनसीए, जो कि स्टार्ट में मैंने बताया था प्रेजेंटेशन के, दैट्स अ नेशनल साइबर सिक्योरिटी अथॉरिटी, जो ये पूरा साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल को चला रही है। तो उसने जो रूल्स बनाए हैं, आपको बेशक आप अपने रूल्स बनाएं, लेकिन वो जो हैं उनसे उनके खिलाफ नहीं होने चाहिए। That must be in accordance with the cybercrime law and the controls of the NC. When we talk about financial institution, अच्छा, I want to make one thing very clear about financial institutions कि we most oftenly we think कि banks are the financial institution, लेकिन banks are just a part of financial institution। वो उनको financial institutions नहीं कहेंगे, क्योंकि financial institutions में बहुत सारी दूसरी चीजें आ जाती हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनी। जैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर ईएफयू है, ठीक है ना। ईएफयू डजंट कंटेन दी अकाउंट्स, ठीक है, उनमें लोगों के अकाउंट्स या एसेट्स नहीं होते, लेकिन वो लोगों को लोन देती है। तो ईएफयू इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो सिर्फ बैंक ही नहीं होते फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि बैंक सिर्फ एक कैटेगरी है जिसमें लोग अपने एसेट्स रखवाते हैं, अपने अकाउंट्स खुलवाते हैं। उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे और भी कंपनीज आती हैं जो आपको लोन देती हैं, लेकिन उनमें लोगों के अकाउंट्स नहीं होते। तो उन्होंने कहा है जो इंश्योरेंस सॉरी फाइनेंस से रिलेटेड कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, वो सारे किसके साथ कंप्लाई करेंगे, जो हमने पहले पढ़ा था, द सामा फ्रेमवर्क, SAMA, जो कि मॉनेटरी अथॉरिटी है, और वो पैसों से रिलेटेड चीजों को, फाइनेंस से फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को रेगुलेट करता है। और फिर उन्होंने कहा है कि जो सामा के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर जो कंट्रोल्स हैं या रेगुलेशंस हैं, वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि एनसीए के अंदर है। बस एनसीए में ये है कि कंपनी के लॉज, जबकि सामा जो है इट इज मोर कंसर्न विद द मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, उनके साथ डील करता है। एंड देन उन्होंने ये कहा है कि जो साइबर सिक्योरिटी फंक्शन है इस तरह का, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है जिनके साथ कंप्लाई करेंगी, उसको लीड करेगा कोई भी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर। और अगेन वही रिक्वायरमेंट है कि वो KSA नेशनल होना चाहिए, सऊदी नेशनल होना चाहिए, एंड ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द रोल। एंड लास्टली दे सेड कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सामा के साथ साथ दे विल आल्सो बी सब्जेक्ट टू द साइबर क्राइम लॉज, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर और द सर्विस दे प्रोवाइड, एंड आल्सो बी सब्जेक्ट टू द NCA कंट्रोल्स। अब एज अ होल अगर हम देखें तो स्टार्ट से गवर्नमेंट एंटिटीज, प्राइवेट एंटिटीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल्दो ये सब अलग अलग सेपरेट बॉडीज हैं जो कि अपने अपने किसी लॉ से रेगुलेट हो रही हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इन सबको सऊदी गवर्नमेंट ने कहा है कि जो मर्जी हो जाए, चाहे आपके अपने लॉज हैं, चाहे आपकी अपनी अथॉरिटीज हैं, बट आप लोगों को एक तो साइबर क्राइम लॉ से और NCA कंट्रोल से आपको हर सूरत कंप्लाई करना है, क्योंकि वो मेन बॉडीज हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी से डील कर रही हैं। ओके, दिस इज द लास्ट स्लाइड। अच्छा, इसमें अदर्स की बात हुई है कि हर वो चीज जो कि प्राइवेट, गवर्नमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में फॉल नहीं कर रही, जो कि एक और ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अदर्स में हर चीज आ जाती है ना, जिसे हम कहते हैं मिसलेनियस टास्क होते हैं, जो कि बहुत मतलब ऐसे वैसे जो कि स्पेसिफिक नहीं होते लेकिन कभी कभी आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि उनसे रिलेटेड इट्स अ कमर्शियल डिसीजन कि अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन सामने आ जाती है जो कि इनमें फॉल नहीं करी, तो फिर NCA डिसाइड करेगी कि उसके रोल के अकॉर्डिंग या उसके बिजनेस के अकॉर्डिंग कि ये किस में फॉल करेगा और ये किस लॉ से कंप्लायंस रखेगी, ठीक है, और या ये कहाँ किसको ऑब्लिगेट करेगी। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द
इमर्जेंस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन या वो जो कंपनी है उसके ऊपर। फॉर नाउ दे हैव नॉट डिसाइडेड एनी लॉ और नॉट डिक्लेयर्ड कि ये किस लॉ से करेगी, बट इफ देयर इज एनी अदर एंटिटी, ठीक है, कोई निकल आती है, तो दैट विल बी अ कमर्शियल डिसीजन, बिकॉज कमर्शियल डिसीजन इन अ सेंस कि इट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस एक्टिविटी दे आर परफॉर्मिंग। सब बात है ही बिजनेस एक्टिविटी की कि किस कैटेगरी में वो फॉल करती है और किसके साथ उसको कंप्लाई। हमने इस वीडियो में इंतहाई अहम मालूमात शेयर की हैं। इसके अलावा हम बिजनेस कंसल्टेंसी और वर्चुअल सर्विसेज भी ऑफर करते हैं। हम 8 मुल्कों में काम करते हैं और बिजनेस की बुनियाद रखने से लेकर लीड जनरेट करने तक के सफ़र में आपके साथ साथ रहते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं www.pefconsulting.com या व्हाट्सएप कर सकते हैं 009715654999494 या ईमेल कर सकते हैं info@pefconsulting.com। हमारी टीम जल्द ही आपसे राब्ता करेगी।